अगर पुराने जमाने को नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं, हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुआ नियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से भी चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का वर्णन करने वाली सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलयजी, दोपहर अंगारा, तो शाम रेशमी। धरती ऐसी की सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और ऊसर और परती को भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। और चाहे जो हो, मगर इधर क्वार, कार्तिक तथा उधर वसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्टशियम और पेंजी के फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत और नाम के बोरों की खुशबू से भी ज्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुशरू बाग, लगता है कि हवा एक नटखट दोशीजा को तरह कलियों के आंचल मोड़ लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते, तो जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाए तो इन खुली हुई जगहों की फिजा इखलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। खासतौर से पौ फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। वसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली वाल सूर्य की अंगुलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भौराले गैसुओं को धीरे धीरे हटाती जाती हैं और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखर पड़ती है। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी, और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ, वह सुबह से भी ज्यादा मासूम युवक प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीटपी के रंग का पश्मीने का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी, सफेद मकरान जीन का पतला पेंट और पैरों में सफेद जरी की पेशावरी सैंडलें, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक सी बुरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह रहकर वह उसे सूंघ लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियां बिखरने लगी थी और सुनहले पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुली? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियां नोचकर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछाती जा रही थी और पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा था। उसकी छांव के नीचे वो चुनी हुई पत्तियां बिखरी थी और उसने पूछ बाकी रह गया था। हल्के फालसई रंग के उस फूल पर गहरे वैचनी डोरे थे। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रख कर कहा, यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब आओ बैठो। यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चार्ट डाली, अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ, शरीफ लोगों ही के लिए छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वह इसकी मेंबर बनना चाहती थी, तो मुझे आना पड़ा, उसी का इंतजार भी कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला जो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है? नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे, तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। शी, कपूर ने कुछ हंसते हुए कुछ अपने को बचाते हुए कहा, यार तुम जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ उन्हीं के सहारे हूँ और फिर आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो होनहार विद्यार्थी होते हैं और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे, इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपये वाले व्यक्ति थे और घर के ताल्लुकेदार, हंसमुख, फप्तियां कसने में मजा लेने वाले, मगर दिल के साफ निगाह के सच्चे। बोले, एक बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शून्य शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं, उनसे अलग ही होकर आया था। समझ लो इन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा आओ, तब तक लोटस पॉन्ड कमल सरोवर तक ही घूम लें, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए, जो पास ही में बना हुआ था।
सीढ़ियां चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन में किनारे बैठे कमलों की ओर एकटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। दुबले पतले छिपकली से बालों की एक लट माथे पर झूलती हुई। कोई प्रेमी है या कोई फिलॉसफर है, देखा ठाकुर। नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव है, ये कवि हैं। मैं इन्हें जानता हूँ, ये रविंद्र बिसारिया हैं। M0A0 पढ़ते हैं। आओ मिलाए तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उसकी गर्दन गुदगुदाई। बिसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। यह क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब। मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा था, और सहसा बड़े विचित्र तौर पर आंख बंद कर बिसरिया बोला, आह, वैसा मनोरम प्रभात है। मेरी आत्मा में एक घोर अनुभूति हो रही थी। कपूर बिसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे में बोला, है यार शगल की चीज, छेड़ो जरा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ करना बिसरिया, बात यह है कि हम लोग कवि तो हैं नहीं, इसलिए समझ नहीं पाए। क्या सोच रहे थे तुम? बिसरिया ने आंख खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है। कपूर बोला, जहां तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है, मसलन क्वार कार्तिक या फागुन चैत। उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं। M0 सिवरिया। सिवरिया नहीं बिसरिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसरिया ने कुछ उलझन, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिएगा, आप या तो फ्रॉइडवादी है या प्रगतिवादी और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूँ। कपूर कुछ जवाब ही देने वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई, बेकार उलझ गए तुम लोग, पहले परिचय तो कर लो आपस में। ये है श्री चंद्र कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं, और आप है श्री रविंद्र बिसरिया, इस वर्ष M0A0 में बैठ रहे हैं। बहुत सुंदर कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में और कोई काम नहीं रहा जो आप कविता करते हैं? बिसारिया ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब, यह मेरा अपमान है। इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ, और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो, ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बिठा लिया। देखो कपूर का मतलब तुम समझे नहीं। उसका यह कहना है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर नहीं करना जानते, इसलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। और फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी इतनी मान करते हैं कि मैं तो परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कि कोई चित्र नहीं है, तो पीछे पड़ गए। आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको हम। तो आप राष्ट्रीय कविताएं करते हैं या प्रेम की? उद्धरण चिन्ह। जब जैसा अवसर हो। ठाकुर साहब ने जड़ दिया, वह तो यह वार फंड का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन का कवि सम्मेलन, सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा यश है इनका। उद्धरण चिन्ह। बिसरिया ने प्रेम से मुग्ध होकर देखा, मगर फिर एक सा भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हो जाए, अभी तो मूड नहीं है। बिसरिया बोला। ठाकुर साहब बिसरिया को पिछले 5 साल से जानते थे, इस तरह जानते थे कि बिसरिया समय और पैसे लेकर कविता सुनाता है। वह बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आओ, जरा गंगा जी चले, कुछ बोटिंग रहे, कुछ खाना पीना रहे, तब कविता भी सुनना। कपूर को बोटिंग का बेहद शौक था, फौरन राजी हो गया और शाम का विस्तृत कार्यक्रम बन गया। इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो इजाजत दीजिए, अब चलूं लाइब्रेरी में। वो लोग आ गए। आप कहाँ चल रहे हैं? मैं जरा जिमखाने को और जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी थी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही थी चंदर। और वह उतर आई, दुबली पतली, ना साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा।
वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं। हाँ तो उसने बड़े भूलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना, बस ज्यादा का हम क्या करेंगे। नहीं, चंदर हंसा, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर। नहीं, हमें शर्म लगती है, तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पर। पगली कहीं की। चंदर ने उसका कंधा पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, वाह रे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना हमारी जगह तुम बैठ जाओ। चंदर कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी इस लड़की की, चल अंदर। और वह हिचकती छिटकती छिपती और चंदर की ओर रुची हुई निगाहों से देखती हुई अंदर चली। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लादे हुए निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूं। तो बांस की पतली टहनी की तरह लहराकर बोली, सदस्य मैं हूँ, तुम्हें क्यों दूं किताबें। और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी, फिर बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊंगा। यह देखो। और उसने भीतर से कागजों का एक बंडल निकाला और बोली, देखो यह पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वहीं पढ़ने के लिए यह निबंध लिखा है उन्होंने, शाम तक यह टाइप हो जाना चाहिए। जहाँ सख्याएं हैं वहाँ खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से ही कहीं गए हैं, समझे जनाब। उसने बिल्कुल अल्हड़ बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वरों में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख, इतने पृष्ठ शाम तक कौन टाइप कर देगा, इसका का भी इंतजाम है। और एक पर्ची निकालकर चंदर के हाथ में देती हुई बोली, यह कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट के घर में तुम्हें पहुंचाए देती हूँ, मुखर्जी रोड पर रहती है, यह उसी के यहाँ टाइप कर लेना और यह खत उसे दे देना। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी, समझ गए, जब तुम सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम है यह। चलो आओ। चंदर जाकर भीतर बैठ गया और किताबें उठाकर देखने लगा। अरे 4 कविता की किताबें उठा लाई, समझ में आएंगी तुम्हारे सुधा। नहीं, चिढ़ते हुए सुधा बोली, तुम कहो तुम्हें समझा दें, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे मुखर्जी रोड ले चलो ड्राइवर। चंदर बोला, इधर कहाँ चल रहे हो। नहीं, पहले घर चलो। सुधा बोली, चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। चंदर बोला, चाय नहीं पीऊंगा। वाह वाह। सुधा की हंसी में दुधिया बचपन छलक उठा, मुंह तो सूख कर गोभी हो रहा है, चाय नहीं पिएंगे। बंगला आया तो सुधा ने महाराजन से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बिठाकर प्याले निकालने के लिए चल दी।